प्रिय छात्रों, लास्ट क्लास में विलयन किसे कहते हैं, विलयन के प्रकार तथा विलयन की सांद्रता के मात्रक नॉर्मलता, मोलरता, मोल अंश, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आगे आता है इसमें विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। तो देखें विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आता है विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो विलयन के जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो 4 हैं। पहला बाष्प दाब में अवनमन, दूसरा परासरण दाब, तीसरा क्वथनांक में उन्नयन, चौथा हिमांक में अवनमन। तो विलयन के अगर अणुसंख्य गुणधर्म पूछे जाते हैं तो ये 4 होते हैं। बाष्प दाब में अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। तो पहला इसमें आता है, देखें बाष्प दाब में अवनमन। तो पहले हम समझ लें कि बाष्प दाब क्या है। बाष्प दाब के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों में तालाब का जो पानी है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो कैसे होता है तो उसको आप समझ लें। जैसे कि ये आपका पानी है, ये विलायक है और विलायक इसमें भरा हुआ है। विलायक की जो ऊपरी सतह पर कण होते हैं, ऊपरी सतह पर जो कण हैं, जब इनको ऊर्जा मिलेगी तो जैसे ही इनको ऊर्जा मिलती है तो ये क्या करते हैं, जल की सतह को छोड़कर वाष्प के रूप में वायुमंडल में चले जाते हैं। वाष्प के रूप में वायुमंडल में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो द्रव के कण हैं जब सतह को छोड़ते हैं, सतह को छोड़कर कहां जाते हैं, वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाते हैं, तो उस पर एक दाब डालते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। तो यहां से अगर हम देखें, द्रव है, ये क्रिया कहलाती है वाष्पन। तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, वाष्प में। तो इस प्रक्रिया समझ लें कि जैसे ही आपको जल में आपने गर्म किया या ऊष्मा मिलती है, तो ऊष्मा मिलके जो हमारे द्रव की सतह के कण हैं वो क्या करते हैं, सतह को छोड़कर वाष्प के रूप में वायुमंडल में चले जाते हैं। और जैसे ही ये कण सतह को छोड़ते हैं, पृथक होते हैं, तो उस पर एक दाब डालते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। अब ये जो सतह को छोड़कर बाहर जाने की जो प्रवृत्ति है वो यह कहलाती है निर्गामी प्रवृत्ति। निर्गामी प्रवृत्ति। तो जितने सतह पर हमारे अणु ज्यादा सतह को छोड़ेंगे, इसका मतलब उतना ही ज्यादा वाष्प दाब होगा। इसका मतलब वाष्प दाब है वो निर्गामी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। निर्गामी प्रवृत्ति कौन सी होती है, जिसमें अणु है वो क्या करते हैं, सतह को छोड़कर वाष्प के रूप में ऊपर चले जाते हैं। अब आता है जैसे द्रव हुआ, इसकी वाष्पन क्रिया हुई और क्या हो गया, वाष्प हो गया। द्रव की जो वाष्प है वायुमंडल में जाके क्या होती है, जो वायु होती है उसमें जाके मिलती है। तो पहले तो आपकी ये वाष्पन की दर क्या है, पहले बहुत तेजी से होती है, लेकिन जैसे ही ये द्रव की वाष्प है वो वायु में मिल जाती है और मिलने के पश्चात कुछ समय पश्चात ये वहां पर इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। और साम्यावस्था स्थापित होने पर जो आपके अणुओं द्वारा उत्पन्न जो दाब है
वही आपका क्या कहलाएगा, वाष्पदाब कहलाएगा। तो ये तो रहा वाष्पदाब किसे कहते हैं, कैसे उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आता है इसमें पहला गुण कौन सा बताया था, वाष्पदाब में अवनमन। अवनमन मीन्स होती है कमी। अभी आपको बताया था वाष्पदाब किसे कहते हैं। जैसे आप इसी को ले लें, जल है, तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलेय मिलाते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्पदाब में कमी आ जाती है। इस कमी को क्या कहते हैं, वाष्पदाब में अवनमन कहते हैं। या अर्थात हम कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक का जो वाष्पदाब होता है वो विलयन के वाष्पदाब से हमेशा ज्यादा होता है। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्पदाब में कमी आ जाती है, और इस कमी को हम क्या कहते हैं, वाष्पदाब में अवनमन कहते हैं। अब मान लें, माना शुद्ध विलायक का वाष्पदाब P0 है तथा विलयन का वाष्पदाब PS है। हमने मान लिया कि जब हमारा शुद्ध विलायक था उसका वाष्पदाब क्या है, P0 है, और फिर हमने उसमें क्या मिला दिया, आवासशील विलेय मिला दिया, तो क्या प्राप्त होगा, विलयन प्राप्त होगा, और उस विलयन का वाष्पदाब क्या है, PS। तो यहां से वाष्पदाब में अवनमन जो आएगा, वाष्पदाब में अवनमन मीन्स क्या है, कमी। और आपको बताया था विलायक का वाष्पदाब क्या होता है, अधिक होता है। तो वाष्पदाब में अवनमन क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS। अब एक वैज्ञानिक थे बान-बेवो, तो ये तो रहा वाष्पदाब में अवनमन क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब माइनस विलयन का वाष्पदाब। तो बान-बेवो ने बताया कि वाष्पदाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन ये होता है, अनुपात होता है P0 माइनस PS अपॉन P। तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0। तो ये रहा आपका वाष्पदाब में अवनमन किसे कहते हैं, और वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। अब इसी में आता है आगे, तो इसको आप लोग पढ़ेंगे, वाष्पदाब अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम। तो देखें राउल्ट का नियम क्या है। देखें राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियमानुसार वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूलर प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट के नियमानुसार वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूलर प्रभाज के बराबर होता है। तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, देखें राउल्ट के नियमानुसार, इस पर न्यूमेरिकल आता है, राउल्ट के नियमानुसार अभी बताया था वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहां पर आपको मैंने बताया था P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है, समझ लें P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब।
PS बिलियन का वास्ता, स्मॉल n अवास्तवीय विलेय के मूलों की संख्या, और कैपिटल N विलाय के मूलों की संख्या। तो ये आ गया राउल्ट के नियमानुसार वास्तव में अपेक्षित का नमन विलेय के मूलर प्रभाज के बराबर होता है। तो ये सूत्र है आपके, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यहाँ पर P0 शुद्ध विलायक का वास्तव है, PS विलयन का वास्तव है, स्मॉल n अवास्तविक विलेय के मूलों की संख्या, कैपिटल N है विलायक के मूलों की संख्या। अब जो हमारा राउल्ट का नियम है वो तनु विलयन के लिए होता है। तो यहां पर अगर स्मॉल n विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम है, अगर स्मॉल n इज लेस देन n, तो हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल n को क्या मान सकते हैं, हम नीचे नगण्य मान सकते हैं। तो आपका ये समीकरण फर्स्ट कैसे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप। तो समीकरण फर्स्ट में तो स्मॉल n को आप नगण्य मान लेंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो ये आपका दूसरा, अगर तन विलयन है तो तन विलयन के लिए सूत्र आप ये भी लगा सकते हो, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। आगे आता है इसमें मूलों की संख्या अगर नहीं दी है तो आप सूत्र का प्रयोग किस तरह से करेंगे। तो यहां पर P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। अगर विलेय के मूलों और विलायक के मूलों की संख्या नहीं दी है तो यहां पर सूत्र हो जाता है P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल n की जगह क्या लिख सकते हो, स्मॉल w अपॉन स्मॉल n बटे नीचे विलायक है कैपिटल W अपॉन कैपिटल N। या और सॉल्व कर लें, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल w बटे स्मॉल m कैपिटल W। तो आपका सूत्र विलेय की मात्रा यहां पर यहां पर स्मॉल w क्या है, विलेय की मात्रा, स्मॉल m क्या है, विलेय का अनुभाग, कैपिटल W क्या है, विलायक की मात्रा, और कैपिटल M क्या है, विलायक का अनुभाग। आगे इसमें राउल्ट के नियम की सीमाएं, कि राउल्ट का नियम कब लागू होता है। तो इसकी जो प्रमुख सीमाएं हैं वो दो हैं। एक तो आपका राउल्ट के नियम के लिए जो विलयन होना चाहिए वो अत्यंत तन होना चाहिए। ये कब लागू होता है, जब विलयन हमारा कैसा होता है, तन होता है। दूसरा, जब आप विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो वो विलेय पदार्थ कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए।
तो दो शर्तें इसकी हैं, एक तो आपका विलयन तन होना चाहिए और जो आपका विलेय पदार्थ है वो कैसा होना चाहिए, हमारा आवासशील होना चाहिए। दूसरा अर्धसंख्य गुणधर्म आता है पराशर दाब। पराशर दाब तो पराशर दाब से पहले हम समझते हैं पराशर किसे कहते हैं। पराशर, आप लोगों ने बायोलॉजी में झिल्ली पढ़ी होगी, झिल्ली किसे कहते हैं। और झिल्ली जो आपकी होती हैं वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी पारगम झिल्ली, पारगम झिल्ली। दूसरी होती है अपारगम झिल्ली, और तीसरी होती है अर्धपारगम झिल्ली। पारगम झिल्ली आपकी वह होती है जिसमें विलेय और विलायक दोनों एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाते हैं या छन जाते हैं। अपारगम झिल्ली, अपारगम झिल्ली आपकी वो होती है जिसमें न तो आपका विलेय पदार्थ बाहर निकलता है न विलायक बाहर निकलता है। तीसरा होता है अर्धपारगम झिल्ली। तो अर्धपारगम झिल्ली आपकी वह झिल्ली होती है जिसमें से विलायक है वो एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाता है लेकिन विलेय पदार्थ नहीं निकलता है। तो ये क्या कहलाती है, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। तो पहले आता है पराशर। पराशर में जैसे कि अगर दो विलयन लिए जाए, एक की सांद्रता कम है इस तरह समझ लें, ये सॉल्यूशन 1 है, ये डाइल्यूट विलयन है, तन विलयन है, और इसके बीच में क्या लगी हुई है, अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। ये क्या है, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली लगा दी हुई इसमें। और इधर आपका सॉल्यूशन 2 है और ये कैसा है, सांद्र है। तो इस प्रकार से अगर हम दो विलयनों को, एक तरफ तन विलयन है दूसरी तरफ सांद्र विलयन है, और इनको हम अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जोड़ दें तो जो विलायक के कण हैं वो तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, पराशर कहते हैं। तो वह क्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें विलायक के कण तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गमन करते हैं, वो आपकी क्रिया है, वो क्या कहलाती है, पराशर कहलाती है। अब आगे इसमें आता है पराशर दाब किसे कहते हैं। तो देखें पराशर दाब। पराशर दाब में समझ लें,
आपका विलायक है। ये आपकी डॉट वाली क्या लगी हुई है, इस अर्धपारगम झिल्ली। और मध्य में क्या है आपका विलयन लिया गया है। ऊपर ये पिस्टन लगी हुई है। आप लोगों को बताया था कि पराशर किसे कहते हैं। पराशर में क्या होता है, जिसमें विलायक के कण हैं अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन में जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसमें क्या है, ये हमारा विलायक है, ये विलयन है, और विलयन और विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया गया है। तो ये स्वाभाविकता है कि जो विलायक के कण हैं वो आपके बीच वाले जो विलयन में है उसमें जाना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन ऊपर से क्या है, एक पिस्टन लगी हुई है। पिस्टन पे हम क्या करते हैं, दाब आरोपित करते हैं और इतना दाब डालते हैं कि जो विलायक, जो विलयन के कण हैं, विलयन पर इतना दाब आरोपित करते हैं कि विलायक के कण है वो विलयन में प्रवेश न कर पाए। तो ऊपर से जो डाला गया दाब है वो क्या कहलाता है, विलयन का पराशर दाब कहलाता है। तो यहां से विलयन की परिभाषा आ जाएगी, पराशर दाब उस तरल स्थैतिक दाब के बराबर होता है। पराशर दाब उस तरल स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो किसी विलायक को, विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। तो आप समझ गए होंगे, ऊपर से जो डाला गया दाब है वो आपका पराशर दाब कहलाएगा। दोबारा समझ लें, पराशर दाब उस तरल स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर उत्पन्न होता है या पृथक रखने के लिए आवश्यक। तो ये है आपका पराशर दाब किसे कहते हैं। आगे आता है पराशर दाब ज्ञात किस प्रकार से करते हैं। तो सर्वमान्य इसकी पराशर दाब ज्ञात करने की जो सर्वमान्य विधि है वो है बर्कले हार्टली विधि। तो पराशर दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टली विधि। हार्टली विधि तो देखें इसमें
ये है केस का नली। तो समझ लें, बर्कले हार्टले विधि द्वारा पराशर दाब ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है वो आपके सामने बना हुआ है। ये समकेंद्रीय कांच की नलियों का बना हुआ उपकरण होता है, जिसके बीच में ये अर्धपारगम झिल्ली लगी रहती है। इसके एक किनारे पर कीप लगा रहता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, विलायक प्रवाहित करते हैं। एक सिरे पर क्या लगी रहती है, केस का नली लगी रहती है। तो अब देखते हैं कि जिस विलयन का हमें पराशर दाब ज्ञात करना है, इसमें हम पूरा विलायक भरेंगे और विलायक भरने के पश्चात इसमें हम केस का नली में इसका स्थान नोट कर लेते हैं। सपोज ये स्थान ए तक आया। इसके पश्चात जिस विलयन का हमें पराशर दाब ज्ञात करना है, इसको हम विलयन भर देते हैं। तो विलयन क्या होता है, ये समकेंद्रीय नलियों के चारों तरफ एक घेरा होता है, उसमें क्या जाता है, चारों तरफ इसके विलयन भरा रहता है। तो यहां पर ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। विलयन और विलायक किसके द्वारा पृथक है, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक है। तो जैसे ही आप इसमें विलयन डालेंगे तो जो विलायक के कण हैं वो कहां जाना प्रारंभ कर देंगे, विलयन में जाना प्रारंभ कर देंगे। और ये जाएंगे और धीरे धीरे क्या होगा, केस का नली में जल का जो स्तर, अगर जल लिया है सॉल्वेंट तो क्या होगा, जल, ये जल का स्तर क्या होगा, धीरे धीरे कम होता है। धीरे धीरे कम होता है। मान लो ये बी पे आ जाता है, तो जल का स्तर जब आपका विलयन में जाएगा तो ये बी तक आ गया, नीचे आ गया। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से दाब डालते हैं और ऊपर से जब विलयन पर दाब पड़ता है तो विलायक के कण क्या है, विलयन से पुनः विलायक में पहुंचने लगते हैं। तो फिर ये केस का नली में स्तर क्या होगा, धीरे धीरे हमारा बढ़ेगा। तो ऊपर से हम तब तक दाब डालते रहते हैं जब तक कि जल का स्तर या विलायक का स्तर पुनः ए पर नहीं पहुंच जाता है। जैसे ये स्तर ए पर पहुंचेगा वैसे ही हम दाब डालना बंद कर देंगे और मैनोमीटर द्वारा क्या ज्ञात कर लेते हैं, जैसे ही जितना दाब होगा मैनोमीटर द्वारा हम नोट कर लेते हैं। तो ये जो मैनोमीटर द्वारा जो ज्ञात दाब है वो क्या कहलाता है, हमारा विलयन का पराशर दाब ज्ञात हो जाता है। तो इस तरह से बर्कले तथा हार्टले विधि द्वारा पराशर दाब हम ज्ञात करते हैं। अब बात आती है कि ये बर्कले हार्टले विधि है वो सर्वोत्तम क्यों है, ये सभी विधियों में सर्वोत्तम विधि क्यों मानी जाती है। पहली बात कि जो बर्कले तथा हार्टले विधि द्वारा पराशर दाब ज्ञात करने में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, इसलिए ये विधि क्या है, आपकी सर्वोत्तम मानी जाती है। दूसरी बात है, इसमें जो अर्धपारगम झिल्ली होती है सबसे प्रॉब्लम होती है। इसमें अर्धपारगम क्या होती है, बहुत ही नाजुक झिल्ली होती है, इसके टूटने की संभावना रहती है। तो अर्धपारगम झिल्ली इसमें कहां लगी रहती है, समकेंद्रीय कांच की नलियों के बीच में रखी जाती है, तो उसके टूटने की संभावना है वो बहुत मतलब कम रहती है। इसलिए हमारी ये जो विधि है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। तो इसमें इस विधि द्वारा पराशर दाब ज्ञात करने में बहुत कम समय लगता है। अर्धपारगम झिल्ली की टूटने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका, इसमें जो विलयन लेते हैं वो एक बार ही ले लेते हैं, जिससे जो विलयन की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती। और जब विलयन की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है तो पराशर दाब है वो ज्यादा सही आता है। तो ये बर्कले हार्टले विधि द्वारा हम पराशर दाब ज्ञात करने की जो सर्वोत्तम विधि मानी जाती है वो क्यों मानी जाती है, इस विधि द्वारा पराशर दाब ज्ञात करने में बहुत कम समय लगता है। दूसरी बात है, अर्धपारगम झिल्ली के टूटने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तीसरी बात है कि इसमें विलयन की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती, जिससे पराशर दाब हमारा ज्यादा सही आता है। तो इसको आप लोग पढ़े, पराशर दाब किसे कहते हैं और पराशर दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि।
धन्यवाद।